अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 9 सिंध टेक्स्ट बुक। सिंध बोर्ड की बायोलॉजी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बायोलॉजी की बुक है और ये इसका इंडेक्स है। इसमें टोटल हमारे पास 9 चैप्टर्स इस बुक में इंक्लूडेड हैं, जो आपको इधर इंडेक्स में ऑब्वियसली नज़र आ रहे होंगे। फर्स्ट चैप्टर इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, सेकंड चैप्टर इज़ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, थर्ड इज़ बायोडाइवर्सिटी, सेल्स एंड टिश्यूज, सेल साइकिल, एंजाइम्स, बायो एनर्जेटिक्स, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट। 9 चैप्टर्स इस बुक में इंक्लूडेड हैं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आप लोगों को पूरी बुक के लेक्चर्स इस चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएं। इंशाल्लाह अगर आप लोग इस चैनल पर साथ बने रहें, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियोस को, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और इस तरह इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरी बुक के लेक्चर्स आप लोगों को कंप्लीट करवा दूँगी। मूव करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की तरफ, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। इट्स द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस बुक। इंशाल्लाह अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो मेरा वादा है कि हम लोग इस पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। ओके, सो इंट्रो स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले ये आप लोगों को थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पूरा चैप्टर इस एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो। तो इस लेक्चर में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को देना चाह रही हूँ। इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसमें हम लोग बेसिकली बायो की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ेंगे और बायो का रिलेशन पढ़ेंगे दूसरी साइंसेस के साथ, जैसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह वगैरह। और इसकी कुछ कुरानिक आयात हम पढ़ेंगे, जिनकी तर्जुमे के थ्रू हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में, बायो के बारे में अल्लाह पाक ने क्या फ़रमाया है। और फिर हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट थिंग्स देखेंगे। तो ये है इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू। लेट्स सी इस लेक्चर में हमारे कितना टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेस। बायोलॉजी नेचुरल साइंस की एक ब्रांच है। ओके, नेचुरल साइंस कुदरती साइंस, यानी कि अल्लाह पाक की तरफ से जो है ज़िंदगी, बायो का मतलब हम आगे अभी पढ़ेंगे कि लाइफ होता है। ओके, सो ज़िंदगी हमें किसकी तरफ से मिली है? कुदरती तौर पर अल्लाह पाक की तरफ से मिली है। ठीक है, तो बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, क्योंकि हम जानते हैं कि साइंस की बेशुमार ब्रांचेस होती हैं, जिनमें से एक ब्रांच बायोलॉजी है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, सो बायो में हम बेसिकली किस चीज़ की स्टडी करते हैं? हम बायो में लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, लिविंग बींग्स की स्टडी करते हैं। ओके, इट प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो में हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नॉलेज मिलती है, विच डिफ़र फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, कॉम्पोजिशन एट्सेट्रा। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नॉलेज मिलती है हमें बायो में, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से जो है वो थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई छोटे साइज़ में होंगे, कोई बड़े साइज़ में होंगे, किसी की दुम होगी, किसी के 2 हाथ 2 पैर होंगे, किसी के 4 पैर होंगे। तो इस तरह से मतलब शेप, साइज़ की बेसिस पर और बेसिकली कॉम्पोजिशन की बेस पर। कॉम्पोजिशन क्या है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज़म किन किन चीज़ों से बना, मतलब उसकी बेसिकली कॉम्पोजिशन क्या है, मींस उसकी बॉडी में बेसिकली वो किन एलिमेंट्स से बना है। तो ये चीज़ कॉम्पोजिशन इज़ बेसिकली बनावट, किन चीज़ों से बना है वो, उसके ऑर्गेनिक मैटर में कौन कौन से केमिकल्स शामिल हैं। तो ये चीज़ें आगे आप लोग जैसे जैसे इस चैप्टर को पढ़ते जाओगे, चीज़ें आप लोग को क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो ये सब कुछ हम जो है वो ब्रांच बायोलॉजी में पढ़ते हैं। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज बायोस। ठीक है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। और बायोस का क्या मतलब है? बायोस का मतलब है लाइफ। ओके, एंड लोजोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग। ठीक है, और लोगोस का क्या मतलब है? थॉट या रीजनिंग, यानी कि लाइफ के बारे में, ज़िंदगी के बारे में जो भी रीज़न्स हैं, या जो भी बातें हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन है, या जो भी नॉलेज है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। दस बायोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ। तो बायोलॉजी को अगर मैं समराइज़ करके 2 वर्ड्स मीनिंग्स बताऊं तो ये क्या होंगे? स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ से रिलेटिव ईच एंड एवरी स्टडी इज़ इन बायोलॉजी। ओके, तो अब हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि बायोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ लाइफ।
उससे पहले हम ये देखते हैं कि बेसिकली लाइफ क्या है। सो लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली, but on the basis of life processes it can be identified through following functions of living organisms। लाइफ को हम प्रॉपरली तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लाइफ के प्रोसेसेस देखें कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब उसके पास एक लाइफ होती है, जब वो ज़िंदा होता है, तब उसमें जो जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उसके बेसिस पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ फंक्शंस को आइडेंटिफाई करते हुए लाइफ को कुछ हद तक डिफ़ाइन कर सकते हैं। कौन कौन से फंक्शंस हैं? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन, इरिटेबिलिटी, रिप्रोडक्शन। ओके, सो लाइफ क्या है? कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग कब कंसिडर किया जाएगा? जब उसमें ये फंक्शंस होंगे, जब उसकी बॉडी में ये फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होंगे, तो इट मीन्स कि वो लिविंग है, मीन्स कि उसके अंदर ज़िंदगी मौजूद है। ठीक है। सो डाइजेशन क्या है? जो भी खाना खाया जाए उसे हज़म करने का जो प्रोसेस होता है वो डाइजेशन होता है। इस हर एक प्रोसेस को हम लोग डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। सो डाइजेशन क्या है? जो भी आप खाना खा रहे हो उसका हाजमा डाइजेशन है। रेस्पिरेशन क्या है? जो खाना आप खा रहे हो उससे आपको जो उसके ब्रेकडाउन से डाइजेशन होने के बाद जो आपको एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी, और बेसिकली आपकी गैसेस का एक्सचेंज, ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का जाना, इनहेल, एक्सेल और एनर्जी का मिलना, ये सब कुछ आ जाता है रेस्पिरेशन में। ये सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है। बहुत सारे बच्चों को मिसकॉन्सेप्शन है रेस्पिरेशन के बारे में कि इसमें सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज होता है, जबकि ऐसा नहीं है। जब इंशाल्लाह रेस्पिरेशन का चैप्टर आएगा तो हम इस चीज़ को भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बायो आप लोगों के लिए ऐसी हलवा हो जाएगी कि मतलब रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सिर्फ बायो के डर की वजह से दूसरी ब्रांचेस, दूसरी फील्ड्स की तरफ जा रहे होते हैं कि नहीं हम प्री मेडिकल नहीं कर सकते, हम बायो नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें मुश्किल लग रही होती है, उन्हें रट्टा लगाना मुश्किल लग रहा होता है। तो इंशाल्लाह अगर आप इस चैनल पर बने रहे तो बायो आपको हलवा लगेगी। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या है? आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया, अब या आपको कोई जो है एलर्जी हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, आपने दवाई खाई है, तो वो अब जो आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज होगी, यानी कि उसके ऊपर जो फंक्शंस परफॉर्म होंगे, वो जो आपकी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करेगी, दिस इज़ मेटाबॉलिज्म। ठीक है। इसको भी बहुत डिटेल में हम इस हर एक फंक्शन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर तो जस्ट छोटा सा इंट्रो है। मूवमेंट, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो भी करते हैं, सबको पता है। डेवलपमेंट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्वियसली डेवलप करते हैं। अगर हम एक छोटे से कीड़े मकोड़े को भी देखें, अगर हम बटरफ्लाई के भी एग्जाम्पल को देखें तो उसके भी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, लार्वा, प्यूपाई, और फिर वो जो है वो एक एडल्ट बड़ी बटरफ्लाई बनती है। तो यानी कि डेवलपमेंट, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट भी, बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आ रहे होते हैं। जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसकी बॉडी में डिफरेंट डेवलपमेंट्स होती हैं, तभी उसकी बॉडी ग्रो होती है और वो एक एडल्ट, एक बड़ा इंसान बनता है। फिर इसी तरह एक्सक्रीशन, ऑब्वियसली जब आपकी डाइजेशन हुई है तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा, वो आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा, वो प्रोसेस है हमारे पास एक्सक्रीशन। इरिटेबिलिटी, ओके, डिफरेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल भी होती हैं, तो उनके अगेंस्ट क्या होगा? हमारी बॉडी इरिटेबिलिटी शो करेगी। ठीक है। रिप्रोडक्शन, हमारी बॉडी ऑब्वियसली रिप्रोड्यूस करेगी, तभी तो नेक्स्ट जनरेशन्स आएंगी। ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो बेसिक प्रोसेसेस हैं। अगर ये प्रोसेसेस किसी बॉडी में हैं, किसी कोई ऑर्गेनिज्म या कोई बॉडी ये प्रोसेस उसके अंदर ऑब्ज़र्व किए जा रहे हैं, या वो बॉडी ये प्रोसेसेस परफॉर्म कर रही है, सो इट मीन्स कि उसमें लाइफ है। सो दिस इज़ लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ सम बेसिक फंक्शंस। ठीक है। अब इस लाइफ की स्टडी और इस जिन ऑर्गेनिजम्स में लाइफ है उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी बेसिकली हम कर रहे होते हैं बायोलॉजी में। स्टार्ट करते हैं डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, 3 मेन डिविजन्स हैं हमारे पास बायोलॉजी की। देयर आर 3 मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है। वैसे तो हर साइंस की डिफरेंट डिविजन्स होती हैं, बेशुमार डिविजन्स होती हैं, उसी तरह बायोलॉजी की भी बेतहाशा डिविजन्स हैं। बट अगर हम अभी सिर्फ मेजर डिविजन्स की बात करें, यानी कि मेन डिविजन्स की बात करें, तो उसमें 3 आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ जूलॉजी, सेकंड इज़ बॉटनी,
थर्ड इज़ माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी। पहले हम इस लफ्ज़ को तोड़ कर देखते हैं। देखिए, एक बात अगर मैं आपको बताऊं, डेफिनेशन तो समझना, याद करना वो बहुत बात की बात है। पहले आपको सारी कहानी अल्फाज से ही समझ में आ जाती है, उस लफ्ज़ से ही समझ में आ जाती है। जैसे बायोलॉजी, अब जिन बच्चों को बायो का मतलब पता होगा कि लाइफ है और लॉगोस का मतलब पता होगा कि स्टडी है, तो उनके लिए मतलब पूरी डेफिनेशन याद करना या बायोलॉजी का मतलब या इस ब्रांच का मतलब याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें ईजिली पता होगा कि स्टडी ऑफ लाइफ। अब उसी को एक्सप्लेन करना इट्स ईजी, याद रखना भी ईजी है, याद करना भी ईजी है, और जाकर पेपर में लिखना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। उसी तरह जूलॉजी भी आप देखें, वर्ड में ही उसका मतलब है। जू मीन्स एनिमल्स, ठीक है, एंड लोगोस मीन्स अगेन क्या होगा, लोगोस का मतलब भी स्टडी या नॉलेज, ठीक है। तो जूलॉजी में क्या होगा, अब देखें, इस नाम से ही मतलब समझ में आ गया ना, इस नाम से ही आप खुद एक डेफिनेशन बना सकते हो कि जूलॉजी, द वर्ड जूलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। ये भी बायोलॉजी की तरह ग्रीक लैंग्वेज से निकला हुआ लफ्ज़ है, ठीक है। और जू का क्या मतलब होता है, जून का मतलब होता है एनिमल्स, और लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी, ठीक है। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो हम जूलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, बॉटनी। द वर्ड बॉटनी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, ये भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ब्यूटेन मीनिंग प्लांट्स एंड लॉगोस मीनिंग स्टडी और नॉलेज। अगेन फिर इस लफ्ज़ में ही इसका मतलब है। ब्यूटेन का क्या मतलब है, प्लांट्स, और लोगोस आई डोंट नो वाई यहाँ पर दिया हुआ है, बट ये मे बी इसलिए दिया हुआ क्योंकि बॉटनी में हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पर लोगोस का मीनिंग दे दिया होगा, बट बॉटनी में लोगोस वर्ड यूज़ नहीं हो रहा है। एनीवेज, बॉटनी में हम क्या कर रहे होते हैं, प्लांट्स की स्टडी कर रहे होते हैं। सो दो मेन ब्रांचेस अभी तक के हम पढ़ चुके हैं। Zoology is a study of animals, बॉटनी इज़ अ स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैं क्या बच्चों वाली चीज़ें बता रही हूँ जो शायद बहुत सारे बच्चों को पता भी हो, बहुत इजी सी, बहुत बेसिक सी ये चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल मतलब जिन्होंने बिल्कुल अभी स्टार्ट लिया हो, जिन्हें कुछ ना पता हो। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर हर चीज़ इनिशियल लेवल से, बेसिक लेवल से स्टार्ट हो, और आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के जो है वो पक्के हो जाएं, ठीक है, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे किसी भी तरह की। नेक्स्ट हम मूव करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। ओके, सो व्हाट आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स? लफ्ज़ माइक्रोस्कोपिक में ही इसका मतलब भी है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते हो नॉर्मली। उन्हें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। वो इतने छोटे हैं, इतने स्मॉल इन साइज़ हैं कि आप उन्हें अपनी नेकेड आई से विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हो, जिनके लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उनका नाम रखा गया है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। अब जहन में सवाल आता है कि वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते होंगे, तो उनके कुछ एग्जाम्पल्स हमें दी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया। अब हमारे आसपास कितने लातादाद बैक्टीरियाज मौजूद है, बट हमें नॉर्मली नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप लेकर आएंगे तो हमें पता चलेगा कि नॉर्मली हमारी स्किन पर ही, हमारे आसपास ही कितने ये बेतहाशा मौजूद हैं, ठीक है। सो ये ऑर्गेनिजम्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके, सो 3 मेजर ब्रांचेस थी बायोलॉजी की, मेजर डिविजन्स थी। एक जूलॉजी, जिसमें हम लोग सारी दुनिया के जितने भी एनिमल्स हैं हम सारे के सारे ब्रांच जूलॉजी में डाल सकते हैं। फिर जितने भी प्लांट्स हैं, क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग हैं, प्लांट्स भी लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, प्लांट्स में लाइफ होती है, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर किए जाते हैं, इसलिए हम प्लांट्स की स्टडी को भी बायोलॉजी में इंक्लूड करते हैं। और बॉटनी वो ब्रांच है जिसमें हम दुनिया के तमाम प्लांट्स को स्टडी कर सकते हैं। फिर उसी तरह एक तीसरी मेजर ब्रांच आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम माइक्रोस्कोप से दिखने वाले तमाम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास बायोलॉजी की फर्दर ब्रांचेस आएंगी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिसमें अब हम लोग ऐसे मेजर ब्रांचेस नहीं देखेंगे, लेकिन जो बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनमें से जितनी मैक्सिमम हमें इस बुक में गिवन है हम वो देखेंगे। ओके, सो मॉडर्न
मॉडर्न बायोलॉजी, अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये दुनिया तेज़ी से तरक्की कर रही है, ठीक है, इसमें बेशुमार एडवांसमेंट्स होती जा रही हैं। हो सकता है 2-4 साल पहले तक के जितनी चीज़ें थी अब उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हों, तो ये प्रोसेस तो चलता ही रहेगा। अभी जितनी होंगी हमारे पास ब्रांचेस, आने वाले वक्तों में मे बी उससे भी ज़्यादा हों। सो हम बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये अपडेटेड बुक है, तो हम बात करेंगे मॉडर्न बायोलॉजी की, ठीक है। सो मॉडर्न बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैनी अदर डिस्क्रिप्शंस ऑफ व्हाट, ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी है तो हम जो भी पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि लिविंग थिंग्स किस तरह बनी हुई हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है बेसिक। हम लिविंग थिंग्स के फंक्शंस पढ़ते हैं, डिफरेंट जो ऊपर हम लोगों ने देखे, डाइजेशन, रेस्पिरेशन वगैरह वगैरह। और हम लिविंग थिंग्स की मज़ीद डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं। Advanced research during the 20th century has led to the divisions of biology into specialized branches। जो अभी एडवांस्ड रिसर्च हुई है 20वीं सदी 20th सेंचुरी में, उसमें हम लोगों ने बायोलॉजी के डिफरेंट स्पेशल ब्रांचेस हमें मिली हैं। सब इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस आर डिफाइंड बिलो। ओके, सो यहाँ पर मैं इस टॉपिक को यानी कि इन ब्रांचेस को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने पर्सनली देखे हैं जिन्हें ब्रांचेस बहुत मुश्किल लगती हैं। कहते हैं कि सारी ब्रांचेस मिक्स हो जाती हैं, हमें नहीं समझ में आ रही होती, हमें नहीं याद हो रही होती, सब मिक्स हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता है। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हलवा करके आप लोगों को समझ में आएंगी। बेसिक बात मैं एक ही आप लोगों से कहूँगी कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लफ्ज़ को समझना है, लफ्ज़ के मतलब को याद रखने की कोशिश करनी है। उसी लफ्ज़ में पूरी डेफिनेशन आप लोगों को याद रह जाएगी, उसी लफ्ज़ के मतलब से पूरी डेफिनेशन आप लोगों को, कभी कोई डेफिनेशंस आप लोगों से मिक्स ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखते हैं, समझने की कोशिश करो। अगर समझोगे, अगर जिस तरह समझाया जाए उस तरह से याद रखने की कोशिश करोगे तो बस फिर कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ मिक्स नहीं होगा, बहुत ईजी है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ब्रांच है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ मीन्स, देखो आगे आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, मॉर्फ के मीनिंग्स है फॉर्म, और लोगोस के मीनिंग्स यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, डिस्कोर्स या स्टडी या नॉलेज। हम ऊपर और 2 मतलब भी इसके पढ़ चुके हैं। ओके, सो मॉर्फ मीन्स लॉजी का मतलब तो हमें पता है ना, बेसिक यहाँ पर एक वर्ड का मतलब हमें याद रखना है जो है मॉर्फ। मॉर्फ का क्या मतलब है, फॉर्म, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो मॉर्फ से आप लोगों ने बस एक मतलब याद रखना है, फॉर्म। और फॉर्म कौन सी फॉर्म जी, एक्सटर्नल फॉर्म, ठीक है। पूरी डेफिनेशन खुद आप लोगों को याद रह जाएगी यहाँ से कि जो एक्सटर्नल फॉर्म होता है ऑर्गेनिज्म का, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, जाहिर सी बात है अगर मैं एक्सटर्नल फॉर्म की बात कर रही हूँ तो एक्सटर्नली क्या दिखेगा, एक ऑर्गेनिज्म का आपको स्ट्रक्चर ही दिख सकता है ना, कि जी इसके पास 2 आँखें, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 पाँव हैं, जिसके पास 4 टांगें हैं, इसके पास क्या है, स्ट्रक्चर में बेसिकली आपको, अगर मैं एक्सटर्नल फॉर्म की बात करूँगी तो उसमें आपको स्ट्रक्चर ही दिखेगा, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में हमें एक्सटर्नल फॉर्म की स्टडी करनी होती है ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि स्ट्रक्चर की स्टडी करनी होती है ऑर्गेनिज्म की। अगर आपको मॉर्फ का मतलब याद रहेगा तो ये डेफिनेशन आप क्यों किसी और डेफिनेशन में मिक्स करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एनाटमी। ओके, सो एना का क्या मतलब है, पार्ट, और टॉम का क्या मतलब है, कटिंग, ठीक है। अब इससे हमें क्या मतलब समझ में आता है, द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग दैम ओपन। जब टॉम का मतलब है, टॉमी का मतलब है जब कटिंग, जब आप किसी चीज़ को कट करोगे तो ऑब्वियसली आप उसे बाहर से तो नहीं, अंदर से दिखेगा ना आपको, तो इधर हमें इंटरनल पार्ट दिखेगा बॉडी का, और एना का मतलब वैसे ही होता है पार्ट, ठीक है। सो मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल फॉर्म, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, और एनाटमी में किसी बॉडी को कट करके उसके इंटरनल पार्ट्स को देखेंगे। मॉर्फोलॉजी इज एक्सटर्नल फॉर्म, एनाटमी इज इंटरनल फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली बायो में पढ़ें तो ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग दैम ओपन, ठीक है, ईजी हो गया। इन दोनों को एक साथ याद रखो, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, फिर ये दोनों किसी और में मिक्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेल बायोलॉजी। इसमें तो कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेल बायोलॉजी नाम से ही पता चले कि भाई हम इसमें एक सेल की स्टडी करेंगे, ठीक है। और सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स क्या हैं, सेल के अंदर जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनल्स हैं, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। अगर किसी को नहीं पता तो आप लोग गूगल पर जाओ,
एनिमल सेल या प्लांट सेल को गूगल करो, उसकी इमेज खोलो, विद लेबलिंग आप लोगों को सारी चीज़ें दिखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के आप सेल को, चाहे एनिमल चाहे प्लांट, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी, तो वो सारे होते हैं। उसके न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वगैरह वगैरह, ये सारे हैं सेल के ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, जो सेल की डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। क्योंकि सेल के अंदर भी जो चीज़ें मौजूद है, सेल का अगर कोई फंक्शन है, सेल के ज़िम्मे जितने भी काम हैं, उसके मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स यानी कि उसके मुख्तलिफ पार्ट्स मिलकर वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। हर एक के ज़िम्मे एक एक समझें, एक के ज़िम्मे कुछ काम है, एक के ज़िम्मे कुछ काम है, इस तरह, ठीक है। तो जो समझते हैं कि सेल के अंदर सेल बस सेल है, तो नहीं, सेल के अंदर भी ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, जो हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो सेल बायोलॉजी, सेल बेसिकली क्या है आपकी बॉडी में। अगर मैं एक टिश्यू की बात करूं, या अगर मैं फॉर एग्जांपल एक ऑर्गन की बात करूं, तो उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वो जो सेल्स है ना, वो एज अ कंपार्टमेंट लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल है, उसके बराबर में एक और सेल है, उसके बराबर में एक और सेल है, क्योंकि सारे सेल्स तो आपस में जुड़े हुए ना, तो वो सेल्स क्या कहलाते हैं, कंपार्टमेंट्स कहलाते हैं। यानी कि ये कंपार्टमेंट है, ये दूसरा कंपार्टमेंट है, तीसरा कंपार्टमेंट है, ये एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है। तो वो इस तरह, इस वजह से यहाँ पर वर्ड कंपार्टमेंट यूज़ हुआ है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको सेल ही याद रखो, ठीक है। और बायोलॉजी में ऑब्वियसली हम लाइफ, और बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है। सो सेल बायोलॉजी में हम क्या करेंगे, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स, ठीक है। सेल और उसके ऑर्गेनल्स की स्टडी हम सेल बायोलॉजी में करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी की। ओके, अगेन बहुत सिंपल है। हिस्टो का मतलब बस आपको याद अगर रह जाए, हिस्टो का मतलब है टिश्यू, और लॉजी का मतलब अगेन क्या है, स्टडी। सो हिस्टोलॉजी में हम क्या करेंगे, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज़ का जो स्ट्रक्चर होगा, उसकी स्टडी हम करेंगे हिस्टोलॉजी में, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि टिश्यू क्या है। भाई सिंपल सी बात है, अगर सेम तरह के बहुत सारे सेल्स एक जगह पर जुड़ जाएं, तो वो खुद ब खुद क्या बना लेंगे, टिश्यू बना लेंगे, ठीक है। एक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल सेम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो टिश्यू क्या है, टिश्यू मुख्तलिफ बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनता है, ठीक है। सॉरी, एक जैसे एक काम करने वाले बहुत सारे सेल्स से मिलकर जो चीज़ बनती है वो होता है टिश्यू, ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह मॉर्फोलॉजी और एनाटमी आपस में जो है वो लिंक रखते थे, एक दूसरे के अपोजिट थे, बिल्कुल उसी तरह सेल बायोलॉजी और हिस्टोलॉजी भी आपस में लिंक रखते हैं। सेल बायोलॉजी एक सेल और उसके अंदर वाले तमाम ऑर्गेनल्स की स्टडी, और हिस्टोलॉजी उन सेल्स से बनने वाले टिश्यू के स्ट्रक्चर की स्टडी। और ऑब्वियसली लिविंग थिंग्स के टिश्यूज़ की होगी तो प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज़ की, ठीक है, वो एक ही बात है। इधर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जिक्र इसलिए नहीं किया गया क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बहुत कम ही, मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो है वो टिश्यूज़ नहीं होते, क्योंकि वो यूनिसेल्युलर होते हैं, सिर्फ एक सेल होता है उनमें, ठीक है। तो टिश्यूज़ बनने के चांसेस उधर बहुत बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी, फिजिक्स का मतलब क्या है, नेचर, ठीक है। सो अब इसका मतलब भी अगर आपको याद रहे, नेचर, कुदरत, द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिजियोलॉजी का मतलब है नेचर, ठीक है। तो नेचुरली कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, इस वाली ब्रांच को आप मतलब से ज़्यादा इसके नाम से भी याद रख सकते हो। फिजियो मीन्स फिजियो वाली ब्रांच में क्या होगा भाई, फंक्शंस परफॉर्म होंगे, ठीक है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, उन फंक्शंस की स्टडी हम करेंगे फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट मूव करते हैं टैक्सोनॉमी। ओके, सो टैक्सिस का क्या मतलब है, टैक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट, और नोमोस का क्या मतलब है, नेमिंग, ठीक है। सो द स्टडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, आप जानवरों को जानवर क्यों कहते हैं, प्लांट्स को प्लांट्स क्यों कहते हैं, इंसान को इंसान क्यों कहते हैं, मतलब प्लांट्स को एनिमल्स से अलग क्यों किया गया है, या बिल्लियाँ, कैट्स फॉर एग्जांपल, कैट्स
कि जैसे कैट्स एक अलग स्पीशी है एनिमल्स में, डॉग एक अलग स्पीशी है, हॉर्सेस एक अलग स्पीशी है, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। मतलब ये सारे अब जैसे फॉर एग्जांपल कैट, डॉग, हॉर्स, लाइन, इन सबको एक ग्रुप में क्यों रखा गया है, इन सबको एक ग्रुप एनिमल में क्यों रखा गया है। और अगर मैं स्पीशी वाइज देखूँ तो इन सबको अलग अलग क्यों किया गया है, अलग अलग स्पीशीज़ में क्यों किया गया है, या अगर मैं इस तरह कहूँ कि एनिमल्स को अलग और प्लांट्स को अलग क्यों किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। चलिए एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी एग्जाम्पल की तरफ हम आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अपने अपने स्कूल्स में हैं, ठीक है। तो असेंबली हो रही है या कोई भी फंक्शन हो रहा है, स्कूल में जो क्लासेस ही बनी हुई हैं तो अलग अलग क्यों बनी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 6 अलग रूम में बैठती है, क्लास 7 अलग रूम में बैठती है, क्लास 5 अलग रूम में बैठती है, या जो है क्लास 6 को बिल्कुल अलग पहचाना जाता है, क्लास 7 को बिल्कुल अलग पहचाना जाता है, क्लास 5 को बिल्कुल अलग क्यों। व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इज़ दैट कि जो एक क्लास में हैं उन्हें एक क्लास में इसलिए बिठाया गया है, उन्हें एक क्लास इसलिए बोलते हैं, उन सारे बच्चों को एक जगह पर उनकी ग्रुपिंग इसलिए की गई है क्योंकि उन सब में सिमिलैरिटी है। और उन सब में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी का मतलब कि उन सब में एक चीज़ कॉमन क्या है कि उन सब का सिलेबस सेम है, उन सब के बुक्स सेम है, उन सबको एक चीज़ पढ़नी है, उन सबको एक कोर्स पढ़ना है, ठीक है। तो ये थी उनमें सिमिलैरिटी जिसके बेस पे क्लास 6 के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्लास 6 में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों को एक ग्रुप में डाला गया है, 40 बच्चों को एक क्लास में डाला गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लास 6 और क्लास 7 की, कि इन दोनों को अलग अलग रूम्स में क्यों बिठा रहे हैं, इन दोनों को अलग अलग ग्रुप्स में क्यों डाला गया है, इन दोनों को अलग अलग क्लासेस में क्यों डाला गया है, उन 80 बच्चों को 40 और 40 6 और 7 क्लास के 80 बच्चों को एक जगह क्यों नहीं रखा गया, 40 को अलग और 40 को अलग क्यों किया गया। क्यों? क्योंकि उनमें डिससिमिलैरिटी थी, उनमें कुछ चेंजिंग्स थी, उनमें कुछ चीज़ें मुख्तलिफ थीं। दोनों का कोर्स डिफरेंट था, दोनों की बुक्स डिफरेंट थी, दोनों का सिलेबस डिफरेंट था, दोनों को पढ़नी अलग अलग चीज़ें थीं, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ की बेसिस पर ऑर्गेनिज़म्स को यानी कि बच्चों को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, उनके डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए, और जिनमें डिससिमिलैरिटीज़ थी, ठीक है, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा हमने, और जिनमें सिमिलैरिटीज़ थी उनको एक ग्रुप में किया हमने। तो ये जो ग्रुपिंग है ना, इस ग्रुपिंग के जो लॉज हैं, इस ग्रुपिंग के जो रूल्स हैं, इस ग्रुपिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, इस ग्रुपिंग के जो कानून हैं कि ये ग्रुपिंग किन बेसिस पर की जाएगी, किन सिमिलैरिटीज़ पर की जाएगी, किन डिससिमिलैरिटीज़ पर की जाएगी, किन वजूहात पर की जाएगी ग्रुपिंग, उसके कुछ उसूल होंगे। उन उसूलों की स्टडी हम टैक्सोनॉमी में करते हैं। फिर हमने क्या किया, जिनको हमने एक ग्रुप में रखा उनको हम लोगों ने एक नाम दे दिया, क्लास 6 हो आप लोग। जिनको हमने डिफरेंट ग्रुप्स में किया उनको भी हमने नाम दे दिया, भाई आप क्लास 6 हो और आप क्लास 7 हो। जब हम ग्रुपिंग कर देते हैं रूल्स के तहत, फिर उसके बाद हम उनकी नेमिंग कर देते हैं ताकि हमें पहचानने में कोई मसाइल ना हो। तो इसी तरह हमने यहाँ पर क्या करना है, द स्टडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी में। सही कि हमने किस तरह अरेंजमेंट की है, किस तरह ग्रुपिंग की है और किस तरह उनकी नेमिंग की है, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जेनेटिक्स। ओके, सो जेनेटिक्स हमें नाम से ही पता चलता है, जीन्स, जेनेसिस, जीन्स, और डिसेंट का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, ओरिजिन। ओके, सो जेनेटिक्स में हमें साफ पता चल रहा है इसके नाम से, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब कि विरासत में आपको क्या चीज़ें मिल रही हैं। विरासत में ये इधर दौलत वाली विरासत की बात नहीं हो रही है, जीन्स वाली विरासत की बात हो रही है। जीन्स में क्या होती है, जीन्स में आपकी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आपकी खुसूसियात होती हैं। भाई किसकी आँख किस कलर की होगी, किसके बाल किस कलर के होंगे, किसकी हाइट किस कलर की होगी, कौन अच्छा इंसान होगा, कौन बुरा इंसान होगा, किसके अंदर कैसी फितरत होगी, ये सारी चीज़ें, किसके बाल लंबे होंगे, किसके बाल छोटे होंगे, किसकी हाइट लंबी होगी, किसकी हाइट छोटी होगी, कौन काला होगा, कौन गोरा होगा, कौन किस तरह का होगा, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलती है विरासत में। ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं हेरिडिटी में, और उस हेरिडिटी की स्टडी हम करते हैं जेनेटिक्स में। क्यों? क्योंकि वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं आपके जीन्स में, और जीन्स की स्टडी हम करते हैं जेनेटिक्स में।
ठीक है। सो जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का क्या मतलब है, अगर मैं इंग्लिश में कहूँ, दैट इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग औलाद, नस्ल, नेक्स्ट जनरेशन, चिल्ड्रन, जो भी आप कह लो, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में करेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफ़र होना हेरिडिटी कहलाता है। और हेरिडिटी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो जीन्स में होती है। सो बेसिकली जीन्स यानी कि हेरिडिटी की जो स्टडी होती है वो हम जेनेटिक्स में करते हैं। सिंपल है। नेक्स्ट मूव करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ओके। सो इसमें हम लोगों ने पढ़ना है एम्ब्रायन का मतलब होता है एम्ब्रायो, और अगेन लॉजी का मतलब होगा स्टडी। सो व्हाट इज़ एम्ब्रायो? एम्ब्रायो बेसिकली, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मुर्गी के बारे में हम सब जानते हैं कि मुर्गी अंडा देती है, ठीक है। अगर अंडे को पका के खा लो तो ऑमलेट बन जाता है, और अगर उस अंडे को जो है आप उसको एक प्रोसेस से गुजारो तो उसी अंडे से चूज़ा निकलता है, ठीक है। तो उसी अंडे से चूज़ा बनकर निकलता है। अंडा टूटने के बाद चूज़ा कभी भी नहीं बनता है, ठीक है। अंडे के अंदर, अंडे के छिलके के अंदर, अंडे के शेल के अंदर, एक साबित अंडे के अंदर चूज़ा बन रहा होता है, ठीक है। और जब वो डेवलप हो रहा होता है, जब उसका डेवलपमेंटल फेस होता है, जब वो कम्प्लीटली चूज़ा नहीं बना होता है, जब वो ग्रोथ प्रोसेस में होता है, जब वो डेवलपमेंटल प्रोसेस में होता है, तब वो क्या होता है, तब वो एक एम्ब्रायो होता है, ठीक है। उसे कहते हैं एम्ब्रायो, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जब कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ है, जब वो डेवलपिंग स्टेज में है, तब वो एम्ब्रायो कहलाता है, ठीक है। तो एम्ब्रायो की स्टडी, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, कि एक एम्ब्रायो किस तरह बन रहा है और उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। बिल्कुल उसी तरह एक सीड होता है, ठीक है। सीड से एक पूरा पौधा निकलता है, पूरा एक जो है वो तनावर दरख्त बन जाता है, एक छोटा सा बीज, ठीक है। सो उसके अंदर भी जो गूदा होता है, एम्ब्रायो, प्लांट्स में भी एम्ब्रायोस मौजूद होते हैं, ठीक है। तो मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो आपका नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग है, जब वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ है, जब वो डेवलपिंग स्टेज में है, तो तब उसमें क्या क्या फॉर्मेशंस हो रही हैं, तब उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तब जब वो एम्ब्रायो है तब उसमें क्या क्या चेंजिंग्स हो रही हैं, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, कि किन डेवलपमेंट्स के बाद वो डेवलप होकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया है। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के तैयार होने से पहले का पूरा प्रोसेस डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पैलियोंटोलॉजी। पैलायोस का मतलब होता है एंशंट, कदीम, ठीक है। लॉजी का मतलब अगेन स्टडी, और ऑन्टोस का मतलब होता है बीइंग, ठीक है। सो पैलियोंटोलॉजी में हम क्या करते हैं, पैलियोंटोलॉजी को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को फॉसिल्स के बारे में बताऊँगी। इधर एक वर्ड यूज़ हुआ है फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है? सालों पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले, सदियों पहले, या कुछ सालों पहले, अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मिट्टी में आप लोगों को कोई ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, ऑर्गेनिक मैटर मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर का मतलब कोई प्लांट मर गया था, ठीक है, वो ज़मीन के अंदर गड़ गया है, या कोई जानवर या कोई इंसान, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका डेड ऑर्गेनिक पार्ट, जिसकी बॉडी मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डेड पार्ट है वो ऑर्गेनिक पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो जब आपको सदियों पहले अगर मिले ज़मीन के नीचे से, ज़मीन के अंदर से, तो वो कहलाते हैं फॉसिल्स, ठीक है। सदियों पहले, सालों पहले जो डेड ऑर्गेनिक मैटर आपको मिलता है सालों पहले का, अब अगर आपको मिल रहा है तो वो कहलाएंगे फॉसिल्स, ठीक है। सो पैलायोस का मतलब ही है एंशिएंट, कदीम। सो इस ब्रांच में हम क्या करेंगे, देखो अगर आपको पैलायोस का मतलब याद रह गया ना, सो ये भी कहीं मिक्स नहीं होगी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पैलेंटोलॉजी में हम क्या करेंगे, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ, ठीक है। पास्ट की, पुराने ज़माने की, रिमोट पास्ट की ऑर्गेनिक लाइफ के बारे में, ऑर्गेनिक लाइफ यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो चीज़ पैलेंटोलॉजी में आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई
इतने कदीम ज़माने के लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम अभी कैसे करेंगे, कौन ज़िंदा होगा अभी। तो भाई इतने कदीम ज़माने के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हम उनके फॉसिल्स की मदद से करेंगे। उनके अगर कोई कंगाल हमें पीछे मिल गए हैं, ठीक है, उनकी हड्डियां अगर हमें सदियों पुरानी अभी मिल गई हैं, या उनकी कोई भी ऐसी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल हमें अभी ऐसा मिल गया है, तो वो फॉसिल कहलाएगा। तो उस फॉसिल की मदद से हम उन पुराने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब स्टडी करेंगे तो वो चीज़ आएगी पैलियोंटोलॉजी में, ठीक। अच्छा, आई थिंक सो बीच में यहाँ पर एक ब्रांच मिस हो गई है, हाँ, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, एनवायरनमेंट से तो हमें एक बात समझ में आती है कि एनवायरनमेंट में बहुत सारी बेतहाशा नॉन लिविंग चीज़ें होंगी, ठीक है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट है ना, एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग चीज़ों का हिस्सा होगा, ठीक है। लेकिन फिर इसे भी हम बायोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं, ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्यों है, क्यों, क्योंकि उन नॉन लिविंग चीज़ों का, नॉन लिविंग फैक्टर्स का हम लिविंग से क्या ताल्लुक़ है, ये हम पढ़ेंगे, इसलिए इसे नाम दिया गया है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट के जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स है, हवा हो गई, पानी हो गया, मिट्टी हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, नमी हो गई, गर्मी हो गई, या XYZ जो भी, ठीक है, कोई चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। एनवायरनमेंट के डिफरेंट चीज़ों का जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर वो चीज़ें क्या असर छोड़ रही हैं, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स उन पर क्या असर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर जो इफ़ेक्ट होगा एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ब्रांच नंबर 11, बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हम जानते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, आजकल का जो दौर आ गया है ये तो है ही IT का दौर, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, आजकल ज़माना जैसे जैसे तरक्की करते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ डेवलप होती जा रही हैं, जिसने हमारी ज़िंदगी को बहुत ईजी कर दिया है, जिसने बहुत सारी नई नई इन्वेंशंस कर दी हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी किसी के लिए भी कोई नया लफ्ज़ नहीं होगा, सही है। सो बायोटेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी को बायो से कैसे लिंक किया जा सकता है, द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन to bring the changes in structure and location of genes to achieve desirable characters is called biotechnology, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी को अगर आप दो हिस्सों में तोड़ो, इसमें तो किसी लफ्ज़ का कोई मतलब भी नहीं याद करना है। टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्निक्स, बायो का मतलब लाइफ, यानी कि टेक्निक्स और लाइफ का आपस में जो रिलेशन होगा वही सिंपल, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसका रिलेशन, द स्टडी अबाउट टेक्निक्स, टेक्निक्स की स्टडी हम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। लेकिन टेक्निक्स की स्टडी हम बायो में क्यों कर रहे हैं भाई, लिविंग से उसका क्या ताल्लुक़ है। बायो में टेक्निक्स की स्टडी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बायो में उन टेक्निक्स की स्टडी करेंगे जो टेक्निक्स किस लिए इस्तेमाल होंगी, फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन। मैनिपुलेशन ऑफ जीन का मतलब चेंजेस कर सकें जो हमारे जीन्स में, ठीक है। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो हमारी जीन्स के साथ छेड़छाड़ कर सके, जो हमारी जीन्स को मॉडिफाई कर सके, जो हमारी जीन्स में चेंजेस कर सके, ठीक है। टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन्स, अगर हमें किसी जीन का स्ट्रक्चर चेंज करना है, अगर हमें किसी जीन की लोकेशन चेंज करनी है, तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। टेक्नोलॉजी क्या करेगी, हमारी जीन को मैनिपुलेट करेगी, मैनिपुलेट करेगी मतलब हमारी जीन में चेंजिंग्स लेकर आएगी, ठीक है। अब ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं, हम अपनी जीन का स्ट्रक्चर या उसकी लोकेशन क्यों चेंज कर रहे हैं, टू अचीव, ताकि हम हासिल कर सकें डिज़ायरेबल, अपनी मर्ज़ी की कैरेक्टर्स, ठीक है। हमारी मर्ज़ी की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमें चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक वुमेन है, ठीक है, एक वुमेन है, प्रेग्नेंट है, ठीक है, बेबी है, ठीक है। बिफोर बर्थ हम टेस्ट, प्रॉपर टेस्ट से हमें कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बात अगर हमें पता चल जाए कि इसकी आइज़ का कलर ये है, या तो फिर इसमें अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी होने वाली है, ठीक है, तो फिर हम ऐसे टेक्निक्स की स्टडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में जो उन जीन्स को चेंज कर सके, जो उन जीन्स को मैनिपुलेट कर सके, जो बर्थ से पहले ही उस बीमारी को रोक दें, ठीक है। या जो बर्थ से पहले ही अगर माँ चाहती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बेबी की आइज़ जो हैं वो ब्लू हो, ठीक है, या इसकी हाइट ऐसी हो, ठीक है, तो
जीन्स में अपनी मर्ज़ी से, ये तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हालांकि अभी इतनी एडवांसमेंट हुई नहीं है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। काम तो चल रहा है, इस ब्रांच के ऊपर ज़ोरों शोर से काम चल रहा है, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। आपके जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर है, आप जो अपनी मर्ज़ी की चीज़ न्यू बॉर्न बेबी में चाहते हो, तो उसके बर्थ से पहले ही आप उसकी जीन्स में, उसकी बॉडी में जो जीन्स बन रहे हैं, उन जीन्स में, उन जीन्स की लोकेशन में, उन जीन्स की स्ट्रक्चर में आप मैनिपुलेशन कर सको, आप चेंजिंग्स कर सको, ताकि अपनी मर्ज़ी की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल सकें, ठीक है। ऐसी टेक्निक्स आपको चाहिए, तो ऐसी टेक्निक्स की स्टडी आप करोगे बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। बायो में क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो टेक्निक्स ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इस्तेमाल हो रही है ना, ठीक है। सो इसलिए उसकी स्टडी की जाएगी बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी क्या है? सोशियो, अब आप खुद समझ लो सोशियो का क्या मतलब होता है। सोसाइटी, सिंपल अगर मैं इसका मतलब कहूँ, ठीक है। सो द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सोसाइटी में क्या बिहेवियर है, सोशली आसपास के लोगों के साथ या आसपास के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ या किसी के भी साथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या बिहेवियर है, किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। कोई स्टिमुलस आ रहा है, कोई चेंजिंग्स आ रही है, कोई एनवायरनमेंट की तरफ से ही बेशक चेंजेस आ रही हो, या कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ या दूसरे स्पीशीज़ के साथ किस तरह का बिहेवियर है। सोशल बिहेवियर जो है वो क्या कहलाएगा, वो आएगा सोशियो बायोलॉजी में, ठीक है। मतलब इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्व्स, ठीक है। मेरा बिहेवियर मेरी सोसाइटी में कैसा है, वो बेसिकली आ जाएगा सोशियो बायोलॉजी में, ठीक है। तो फिर अब ये जो है वो इंडिविजुअल एक इंसान की बेसिस पर नहीं इसको स्टडी किया जाता है, ये फिर एक इंसान का जो है ये जो है बहुत बड़े पैमाने पर फिर इसकी स्टडीज़ की जाती हैं, ताकि एक समराइज चीज़ आपके सामने आ सके कि इंसानों का बिहेवियर किस तरफ जा रहा है, किस चीज़ को लेकर किस तरफ जा रहा है अपनी सोसाइटी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं पैरासाइटोलॉजी। पैरा का मतलब अप, और वैसे बहुत यूज़लेस मतलब दिया हुआ है इसका यहाँ पर, ये पैरा का मतलब इधर चाहिए नहीं। पैरासाइट्स के लिए जो हम पैरासाइट्स की जो स्टडी करते हैं वो आ जाती है पैरासाइटोलॉजी में। तो आई डोंट नो कि यहाँ पर पैरा के मीनिंग क्यों दिए गए। खैर ये न्यू बुक है, इसके अंदर अभी डिफरेंट चेंजिंग्स और डिफरेंट करेक्शंस की ज़रूरत है ऑब्वियसली। तो खैर जहाँ जहाँ पर इस तरह की कोई भी चीज़ होगी मैं आप लोगों को बता दिया करूँगी। बहुत यूज़लेस मीनिंग है यहाँ पर। पैरा का मतलब हमें इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो पूरा एक लफ्ज़ है पैरासाइट। पैरासाइट्स की स्टडी हम पैरासाइटोलॉजी में करते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स क्या है, वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो आपकी फसलों में, आपके पेड़ पौधों पर, इन जगहों पर लग सकते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं या कहीं पर फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये 99% केसेस में नुकसान ही पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है उन पैरासाइट्स की स्टडी जो है वो हम पैरासाइटोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, फार्मा का मतलब क्या होता है, फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग। अब आप लोगों के जहन में आ रहा होगा नशेई दवाइयाँ, नहीं, ड्रग का मतलब बायो की लैंग्वेज में होता है दवाइयाँ, ठीक है। वो पिल्स, वो गोलियाँ जो आपके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हों, जो आपकी बीमारी को पकड़ने के लिए यूज़ हों, डायग्नोसिस के लिए यूज़ हों, जो आपके क्योर के लिए यूज़ हों, जो आपके इलाज के लिए यूज़ हों, वो ड्रग, वो पिल्स, वो दवाइयाँ कहलाती हैं बायो में ड्रग्स, ठीक है। सो फार्माकॉन का मतलब है ड्रग, तो ऑब्वियसली फार्माकोलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी। तो फार्माकोलॉजी में हम क्या करेंगे, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स आपकी बॉडी में किस तरह अपना काम कर रही हैं, उनका एक्शन किस तरह परफॉर्म हो रहा है, ये बेसिकली हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में। नेक्स्ट मूव करते हैं, लास्ट ब्रांच है आपकी बुक की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नाम से ही पता चल रहा है ऑब्वियसली इसमें हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। किन मॉलिक्यूल्स के बारे में? मॉलिक्यूल्स तो केमिस्ट्री में भी बेतहाशा होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं, ठीक है। तो हम तमाम मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि ऑर्गेनिक वर्ड जहाँ पर भी आए ना आप वहाँ पर बायो में कंसिडर कर लो कि वो लिविंग की बात हो रही है, ठीक है। सो द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी आप करोगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, विच कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल बनाते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनल्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ। आप लोग कहोगे कि भाई मॉलिक्यूल तो हम लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि वो सेल से बड़ा होता है, तो फिर मॉलिक्यूल कैसे एक लिविंग सेल बना सकता है?
तो ये बात ये है कि केमिस्ट्री वाले सेल और मॉलिक्यूल की कहानी यहाँ वाले सेल और मॉलिक्यूल की कहानी से डिफरेंट है। अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को दूँ, सेल में हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ, सेल में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में हमारा डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है, डीएनए में हमारे जीन्स होते हैं, फिर हमारे जीन्स में होते हैं डिफरेंट पेप्टाइड्स, डिफरेंट न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है, डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, ठीक है। अब वो जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स से बनेंगी, ठीक है, वो नाइट्रोजन के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स से बनेंगी, ठीक है। अब हमारा फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है तो उसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड्स वगैरह मौजूद होंगे, ठीक है। अरे ये तो बहुत मुश्किल एग्जाम्पल हो गई है, मैं आप लोगों को एक बहुत हलवा एग्जाम्पल देती हूँ। हमारा सेल ले लो, ओवरऑल हमारा सेल ले लो, हमारे सेल में कितने परसेंट वाटर मौजूद होता है, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर मौजूद होता है। वाटर H2O इज़ अ प्रॉपर मॉलिक्यूल। किसी और एग्जाम्पल को रहने दो, ये तो जस्ट एक सिंपल सी बेसिक्स एग्जाम्पल है जो हर किसी के दिमाग में आएगी। H2O इज़ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। और वो वाटर जो है वो जस्ट एक चीज़ है हमारे सेल में, तो फिर ऐसे हज़ारों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। मैंने तो सिर्फ एक H2O के सिंपल से मॉलिक्यूल की एग्जांपल दी है, ठीक है, जिससे हमारा सेल बना है। अगर वाटर ना हो, अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स ना हो तो सेल का कोई वजूद ही नहीं होगा, सेल कोई फंक्शन ही नहीं परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। तो हमारा सेल डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की मदद से बनता है, हमारे सेल के ऑर्गेनल्स भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की मदद से बनते हैं। अब उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी जो लिविंग सेल और लिविंग ऑर्गेनल्स बना रहे हैं सेल के, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी हम करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है। सो आई थिंक ये वाला लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसे हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जो रिलेशनशिप है बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ, वो हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। और मेरी कोशिश है बहुत जल्द पूरी बुक के लेक्चर्स आप लोगों को कंप्लीट करवाऊँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिला तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम लोग इस पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे, ये मेरा वादा है। तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैलोज़ के साथ शेयर करें ताकि मुझे और उन्हें दोनों को फ़ायदा हो सके, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।